हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर से आप लास्ट किया था है ना, वेलोसिटी सिलेक्टर किया था। चलिए उससे आगे चलते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर के बाद क्या था? हाँ, मैंने बोला था कुछ छोटे छोटे हैं सब इंस्ट्रूमेंट टाइप हैं, इनको मैं फटाफट मूवी को किलोमीटर करवा दिया था और वेलोसिटी सिलेक्टर कराया था, बोला था साइक्लोट्रॉन वगैरह करवाने के लिए है ना। तो चलो देख लो, वैसे सिलेबस में है भी, साल हटा दिया है, फिर भी बस आइडिया दे देता हूँ ताकि सवाल में कहीं आए तो आपको समझ में आ जाए कि इसका फंक्शन क्या है। इसके सवाल नहीं आते हैं, बस इसका यूज होता है। जैसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया गया है साइक्लोट्रॉन से, तो ये सब चीज समझ में आती है साइक्लोट्रॉन करता है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर हो गया था। दूसरा है एक बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिकली काम है आइसोटोप्स को अलग करना, बाइफरकेट करना है जो बोल लो, मतलब आइसोटोप्स को ये अलग करता है। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिसका मास नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। करंट, वोल्टेज, सेंसिटिविटी ये नहीं कराया, कराया यार कहाँ से? लास्ट की क्लास में करवाया। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था ना, कुछ कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसके अंदर, उसी का मॉडिफिकेशन है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या क्या था? हमने दो प्लेट यूज किया था है ना, नीचे वाला माइनस था, ऊपर वाला प्लस था, और इधर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही है। और यहां से हमने चार्ज पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाया था है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो बाहर वाला रीजन है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब करते क्या है कि हम आइसोटोप्स को यूज करते हैं। आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप्स के अंदर आयंस होंगे है ना, आयंस होंगे। तो आइसोटोप्स पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, यानी कि Q जो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ और मिला हुआ है, जैसे आप मान लो कार्बन 14 हो गया, कार्बन 12 हो गया, ये क्या है? आइसोटोप्स। तो इसका मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो इसमें जो आयन आएगा, इन पे चार्ज जो आएगा वो तो सेम ही होगा, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है। तो हम पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर से पास करवाते हैं। तो इससे एक चीज पता चल जाता है कि यहाँ पे जितना भी आइसोटोप्स आ रहा है, यहाँ पे जितने भी आइसोटोप्स आ रहे हैं उन सबका वेलोसिटी सेम रहा होगा, उन सबका वेलोसिटी सेम रहा होगा। मान लीजिए वेलोसिटी v है, और जो कि आइसोटोप्स है तो तो अगर इसमें डिफरेंट मास वाले होंगे है ना, जैसे कार्बन 14 हो गया, कार्बन 12 हो गया, तो आप अगर रेडियस देखो, यहाँ पे जैसे ही इंटर करेगा यहाँ से सर्कुलर मोशन करेगा, करेगा ना? ठीक है, अब हमें पता है कि इसका जो रेडियस है वो होता है mv अपॉन qv। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, आइसोटोप्स के लिए चार्ज कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी सिलेक्टर हमने यूज किया है वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए, यानी कि r जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा m के। तो जो आइसोटोप्स होंगे है ना, उसमें जो डिफरेंट मास वाले हैं वो कहीं और जाकर कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से।
डिफरेंट रेडियस करेगा ना, जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा और वो कहीं और कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग कर लेंगे। समझ गए? समझ गया ना भाई, एक जगह कार्बन 12 आ जाएगा, एक जगह कार्बन 14 आ जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर से बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों दो जगह अलग अलग जगह पे कलेक्ट होगा। तो इस तरह से हम अलग कर लेते हैं आइसोटोप्स को। तो इसका काम बेसिकली है आइसोटोप्स को अलग करना। फंक्शन वही है, पहले वाला पार्ट जो है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर, और वेलोसिटी सिलेक्टर के बाद सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज किया है और फिर हमने कलेक्ट कर लिया। सर ना, अब बेटा इंस्ट्रूमेंट में डेफिनेशन थोड़ी ना होता है, डेफिनेशन नहीं होगा। आप बोलो काम किसमें करते हैं, तो काम तो बोल रहा हूं मैं कि आइसोटोप्स को अलग करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम यूज करते हैं। मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स को अलग करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। है ना? तो आप देख सकते हैं कैसे डिवाइस यूज्ड फॉर bifurcate या separating mixture of isotopes। काम कैसे करता है समझ में आ गया, काम क्या है वो समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ठीक है, है ना? नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन गन नाम से ही पता चल रहा है, गन है जो इलेक्ट्रॉन को फायर करता है ना? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन क्या है, तो ये सोर्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या है? सोर्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गन किसके लिए यूज करते हैं, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर हमें जरूरत पड़े तो उसके लिए एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ये हमें प्रोवाइड करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गन। क्लियर है? अब इस काम कैसे करता है वो बता देता हूँ, दिखवाऊंगा कुछ भी, बस समझा दूंगा, बाकी चाहे तो रीडिंग मार लेना, समझ में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन ही बेसिक मेन है, वर्किंग कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन गन, सही है।
है ना। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फंक्शन बता देता हूँ। ये फिलामेंट, ये फिलामेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट वोल्टेज। फिलामेंट समझते हो ना, फिलामेंट मतलब जैसे अगर आप करंट पास करवाओगे तो वो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हॉट हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो है फिलामेंट। तो फिलामेंट का काम क्या है बेसिकली, तो फिलामेंट का जो काम है वो है थर्मायोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर केमिस्ट्री में एक्सरे पढ़ा होगा तो तुम जानते होगे इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि इसके अक्रॉस से अगर आप करंट पास करवाते हो, है ना, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। बहुत ज्यादा हॉट होने की वजह से ये क्या करता है कि इस फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि जो फिलामेंट है वो एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिलामेंट क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसके लिए पहले से हमने व्यवस्था कर रखा है उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो बैटरी यूज करते हैं, जो भी वोल्टेज यूज करते हैं वो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप आउट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करके बाहर निकाल देगा, है ना। तो ये जो सिस्टम है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। इसमें दो स्टेप प्रोसेस है। पहला क्या है, फिलामेंट, फिलामेंट का काम है थर्मोनिक इमिशन करवाना। थर्मोनिक इमिशन करवाना मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप आउट कर जाएंगे फिलामेंट से, है ना। और उसके बाद हमने सेटअप कर रखा है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको वापस एक्सेलरेट करके बाहर निकाल देगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो यह इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आवाज आ रही है, हेलो। हाँ अब दिखाई दे रहा है ना, पता नहीं क्या बात है। हाँ चलिए, एक ट्यूब है, इधर एक फिलामेंट है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, है ना, कैथोड एंड एनोड प्लेट। बेसिकली इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। फिलामेंट का काम है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। बेसिकली होता क्या है, जब
फिलामेंट से करंट फ्लो करता है तो उसका टेम्परेचर राइज करता है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएगा, जंप कर जाएगा। तो बेसिकली फिलामेंट का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉन को फ्री करना। कहां से? फिलामेंट से, है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन। अब आगे जाके पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो वो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। यहाँ पे हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्माइनिक इमिशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, है ना भाई, है ना, और इसको एक्सेलरेट कराएगा। मान ली पोटेंशियल डिफरेंस है v, मान ली v का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? v into v, यहां से यहां तक आने में इक्वल हाफ mv स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी लिख सकते हो, समझे। तो बेसिकली इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। तो आप चाहो तो लिख ले इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको जो हमें प्रोवाइड करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आवाज आ रही है ना? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गन। एक और है साइक्लोट्रॉन। रिपीट रिपीट यस सर, क्या बोल रहा है साहब? सर बोलना रिपीट यस सर, इसका क्या मतलब है? इसको रिपीट करना है अभी भी, क्या क्लियर है ना? हाँ, इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट समझो ना, एक है फिलामेंट वाला पार्ट और दूसरा इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है। फिलामेंट वाले पार्ट का काम है थर्माइनिक इमिशन करवाना, और जो प्लेट लगे हुए हैं ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा हुआ है यहाँ पे, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। बस यही दो काम है और कुछ इसमें नहीं है। बाकी हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं जहां भी हमको यूज करना होता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ग्रीन मान लीजिएगा बुक से, जहां भी होगा कुछ थोड़ा बहुत लिखा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रॉन गन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, लेकिन साइक्लोट्रॉन हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूज कर सकते हैं। जनरल कुछ पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जिनको यूज किया जाता है, उससे हम एक्सेलरेट करवाते हैं चार्ज पार्टिकल को, और वो भी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन। तो बेसिकली लिखा है ना, यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, और एक्सेलरेट थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना हो, बहुत ज्यादा मूविंग चार्ज पार्टिकल चाहिए, जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस में कभी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन को। और थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करवाता है। तो इसको समझने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पहले देखते हैं, ये रखा कैसा है ना। तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन के अंदर दो डीज होते हैं, ठीक है।
डीज मतलब बी से, है ना। अब होता क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम सुना है, अभी आगे आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा इसका जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि उसी को काम करता है, उस प्रिंसिपल। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, वैसा करंट जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता हो। डायरेक्शन चेंज करता हो मतलब पोलैरिटी चेंज करता हो। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे यहाँ सप्लाई होता है वो साइनोसाइडल होता है, इस तरह का करंट है आई और एक टाइम टी, इस तरह से वैरी करता है। वैरी करता है मतलब कुछ टाइम करंट पॉजिटिव होता है और कुछ टाइम करंट नेगेटिव होता है। ऐसा समझ लो कि अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, मान लो ये साइन होता है ऑल्टरनेटिंग सोर्स का, तो मान लो अगर ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ना, तो ऑल्टरनेटिंग बोलने का मतलब है कुछ टाइम तक ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, और एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ टाइम करंट आगे की तरफ फ्लो करेगा और कुछ टाइम करंट पीछे की तरफ फ्लो करेगा, है ना। और ये चीज एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद होता है, तब हम उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो करंट पॉजिटिव है और करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, खैर अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो करंट पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव रहा कुछ इंटरवल के लिए, फिर पॉजिटिव हुआ, तो इसी तरह से करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है ना। तो यहाँ भी वही चीज यूज करते हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों डीज के बीच में एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स यूज करते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स यूज करते हैं जिसका ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये जो सोर्स है इसका ईएमएफ चेंज कर रहा है ना, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि हर एक टाइम पीरियड में एक बार क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होगा। पोलैरिटी चेंज होगा मतलब कि ये पॉजिटिव रहेगा कुछ देर, ये नेगेटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलते रहेगा, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलते रहेगा, और इसी का फायदा हम उठाते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर। ये जो अल्टरनेटिंग करंट का प्रॉपर्टी है ना, इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं इसके अंदर। कैसे, तो मान लीजिए यहां से मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रिलीज किया, यहां से मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रिलीज किया, क्यों, थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमने क्या किया कि यहां से चार्ज पार्टिकल रिलीज किया, और मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V। इनिशियली t इक्वल 0 पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा V। तो आप जैसे ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो मान लो इनिशियली ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक एक्सेलरेट करेगा, चार्ज पार्टिकल यहां आ जाएगा, आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही चार्ज पार्टिकल आएगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे जब आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है केवल कितना, केवल, और ये केवल क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, डेल्टा V। यहाँ से रिलीज किया तो Q इंटू डेल्टा V वर्क डन हुआ होगा, वही काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ आते हैं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब होता क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं,
तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब इस चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी है, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसका मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन। तो ये घूम के वापस इधर आ जाएगा, आएगा ना? आएगा ना? सोच के देखिए। अब याद कर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई m अपॉन क्यू बी, है ना? याद है? याद है ना? तो हम क्या करते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग सोर्स की, और इसका जो टाइम पीरियड है जब ये मोशन करेगा, उसको मैच कराते हैं। उसको मैच कराने से क्या फायदा है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल घूम के यहां तक पहुंचा, और यहां आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो चार्ज पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है, वो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने कांस्टेंट रख दिया और चार्ज भी कांस्टेंट है, यानी कि ये चीज कांस्टेंट रहने वाला है अगर आप यहां ध्यान से देखोगे। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां आया, तब तक क्या हो गया, यहां पे पोलैरिटी चेंज होके अब ए पॉजिटिव हो गया और ए नेगेटिव हो गया। समझ रहे हो? इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ये पोलैरिटी उसी समय चेंज कर लिया। अब जैसे ही चेंज आया, वापस इस रीजन में चार्ज पार्टिकल आएगा, आए वापस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अब यहाँ पे चार्ज आएगा वापस, तो वापस काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना? अरे गेन करेगा ना? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान ले K2, तो K2 क्या हो जाएगा वापस Q इंटू 2 डेल्टा V आएगा ना? इंक्रीज किया। अब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पे V1 बोला था, यहाँ पे V2। लेकिन एक चीज हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो स्पीड बढ़ने से क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आर क्या होता है mv अपॉन qb। बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है m q b, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ जाएगा। टाइम तो उतना ही लगेगा ना, जो यहां से यहां आने में टाइम लगा था, वापस उसको यहां से यहां आने में टाइम लगेगा, और वापस क्या होगा, तब तक की पोलैरिटी चेंज कर लेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स से एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है। अब वापस से जैसे ही इंटर करेगा, वापस से एक्सेलरेट करेगा, फिर इसका रेडियस कुछ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गया v3, फिर रेडियस बढ़ेगा, और वेलोसिटी तो बढ़ेगा लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस उतना ही टाइम बाद यहाँ आएगा, तब तक वापस पोलैरिटी चेंज हो गया। अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह से बार बार जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होगा, और इस तरह से हम जो भी चार्ज पार्टिकल है, हम चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालें, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं बार 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 बार, और उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आई नहीं? बोलो आई क्या? अरे बोलो, बात समझ में आई? टाइम से टाइम पीरियड, हाँ पाई m अपॉन क्यू बी। हाँ हाफ टाइम टाइम की बात कर रहे हैं, मैं पूरा टाइम लिखा हूं, वैसे हाफ टाइम पीरियड में भी यहाँ पहुंचेगा ना, तो बोल सकते हो T/2 यूज होगा। मैं पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा तो T/2 भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से काम करता है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को बार बार रिवॉल्व करवाते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी बार बार बढ़ाते हैं। वैसे जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका रेडियस बढ़ते जाएगा, हर बार हमें दिख रहा है कि रेडियस बढ़ते जा रहा है, हर बार बढ़ते जा रहा है, और इस तरह से जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है साइक्लोट्रॉन वो बहुत बड़ा होता है।
प्रैक्टिकली में बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक घर एक रूम के बराबर, एक रूम से भी बड़ा। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना चाहोगे उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। सेमी सर्कल है, हाँ। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली हम फायदा उठाते हैं इसका, अगर ध्यान दें तो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करना है। और यहाँ हमने देखा पहले ही कि टाइम पीरियड जो है वो 2πm/qv है, और जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। इसका फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉन हर बार जब हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, चाहे उसकी वेलोसिटी कितनी भी रहे, टाइम उतना ही लेगा, टाइम उतना ही लेगा। तो इसी तरह इसी वजह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम अल्टरनेटिव सोर्स यूज कर रहे थे, जो अपना पोलैरिटी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद चेंज कर रहा था, उसको हमने मैच करवा दिया किससे, चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड से। अभी जब दोनों का टाइम पीरियड मैच कर गया तो जब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा उसी समय पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो, वापस यहां से यहां पहुंचेगा फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल मैच कर रहा था उसी टाइम पे, और जिस वजह से हम हर बार चार्ज पार्टिकल को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे पा रहे हैं, हर बार कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे पा रहे हैं। क्लियर है? क्या किया मैंने, यहां से चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया, इनिशियली ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन किया, काइनेटिक एनर्जी गेन किया, यहाँ आया तब उसके पास कुछ वेलोसिटी है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने की वजह से क्या हुआ कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव किया। अब सर्कुलर पाथ मूव किया, जैसे ही दूसरे एंड पे पहुंचा डी के, तो यहां से यहां तक मोशन करने में कितना टाइम लगेगा चार्ज पार्टिकल को, t/2, और हमें पता है ये है 1 साइकिल, है ना, और ये है t/2, ध्यान से देखो। तो जैसे ही t/2 अल्टरनेटिव का में पहुंचेगा, फिर अपना पोलैरिटी चेंज कर लेगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि चेंज कर लिया पोलैरिटी। तो उसके वजह से क्या हुआ, वापस से ये जो चार्ज यहाँ पे है अभी हो गया पॉजिटिव और हो गया नेगेटिव, वापस एक्सेलरेट करवाएगा ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो वापस यहाँ से यहाँ चार्ज पार्टिकल आएगा। अब इसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, तो वेलोसिटी ज्यादा है तो हम देख सकते हैं r होता है mv/qv, तो वेलोसिटी बढ़ गया तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से अब थोड़ा सा रेडियस बड़ा करेगा, इसने रेडियस बड़ा किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो पहली बार जो इसको यहाँ से यहाँ में टाइम लगा था उतना ही टाइम वापस इस एंड पे आने में लगेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जैसे ही आया यहाँ पे पहुंच जाओ 1 टाइम पीरियड, वापस पोलैरिटी चेंज, वापस एक्सेलरेट हुआ, है ना, वापस एक्सेलरेट हुआ, वापस रेडियस बढ़ा, फिर यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा वापस पोलैरिटी चेंज कर देगा, समझ रहे हो। तो इस चीज का फायदा उठा के हम चार्ज पार्टिकल को बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, है ना। तो इससे आपको हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल मिलेगा। बेसिकली काम है साइक्लोट्रॉन का हाई एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना चार्ज पार्टिकल को। क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ, तो बाकी आप कहानी चाहो तो जो मैंने बोला है आप लिख लो, डायग्राम बना लो, आप कुछ कुछ बातें लिख लो, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है और चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड दोनों हम मैच करा के रखते हैं। ये सब कहानी चाहो तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आए, नहीं तो कहीं और से रेडी मान लेना, बुक वगैरह में होगा सही है तो। बाकी आप समझ में तुम्हें आ ही चुका है, वहां पढ़ोगे तो बस तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये है साइक्लोट्रॉन। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो हमें पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है ना। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो चुका है, आपको मॉड्यूल मिल चुका है, क्वेश्चन करना है आपको मॉड्यूल से, मैंने डीपीपी भी सारे दे दिए हैं, तो बस आपको करना है, मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं।
करो, डाउट हो पूछो। है ना, ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी कर लो, जो भी करना है करो, लेकिन करो। मैं तो करवा ही दूंगा जितना सवाल करवाना पड़ता है, बाकी तुम नहीं करना है, जैसा भी सवाल करना है करो। हाँ, एक चीज और रह गया था। हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट लिखिए, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रेशर और मैग्नेटिक प्रेशर। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने कैलकुलेट किया था और वो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आया क्या? वहां पे आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह का रिलेशन यहाँ भी आएगा। वहां पर एक स्फीयर लिया था, बाहर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के मैंने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, मान लिया एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल हॉलो कंडक्टर, जिसका रेडियस है r। सिलेंड्रिकल हॉलो कंडक्टर, सही है। ये सिलेंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है बेटा, कैसा है? क्रॉस सेक्शनल व्यू और हॉलो भी है। अब एक करंट कैरी कर रहा है आई, करंट कैरी कर रहा है आई, ऐसा मान लो। करंट किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, बनाने की जरूरत नहीं है। करंट कैरी कर रहा है आई, तो करंट किधर आ रहा होगा? ये जो सिलेंडर है इसके सरफेस से करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, सोच के देखिए, आ रहा होगा ना। तो आई क्या है? करंट कैरिंग बाय कंडक्टर। सही है। अब देखिए, अब थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं पॉइंट अंदर, दो पॉइंट उठाते हैं, बाहर और एक अंदर। हमने क्या किया? दो पॉइंट उठाया, एक जस्ट अंदर हॉलो सिलेंडर के और एक जस्ट बाहर। क्लियर है ना? अब बताओ, बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर है, हमने देखा है, एम्पियर्स लॉ लगा के कैलकुलेट किया है, ये सब किया हुआ है। क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं है ना, आप ऐसे एक लूप उठाओगे एम्पियर्स लूप, मैग्नेटिक फील्ड बी पे क्या आएगा? जीरो। सही बोल रहा हूं मैं यार? हाँ, अब इसमें देख ले। अब मान लिया हम एक करंट एलिमेंट उठाते हैं छोटा सा, जिसका लेंथ है डी ए, है ना। साथ में बनाते चलो, लिख लो कंसीडर डीएल नहीं डीएक्स ले लो, ज्यादा अच्छा है। कंसीडर अ करंट एलिमेंट of length L
ऑफ लेंथ L एंड विड्थ dx। विड्थ है, विड्थ कैसे तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? कंडक्टर ऐसे है ना बेटा, हॉलो कंडक्टर इस तरह से आगे ऐसे, पेन को देखो, है ना? तो कंडक्टर ऐसे है, तो dx तो मैंने इसको लिया ना, इसको लिया ना dx, तो dx विड्थ हो गया। लेंथ ये है जो तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये लेंथ है, तो लेंथ L लिया है और ये जो विड्थ लिया है वो क्या है? dx। तो ये dx और लेंथ L किधर है? अंदर की तरफ। क्लियर है? तो B पॉइंट पे अब दो पार्ट हो गया, इस पूरे सिलेंडर का दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट ये है, ध्यान से देखिए जो मैं बना रहा हूं, और दूसरा पार्ट ये है जो मैंने उठाया है, जिसको मैंने खाली छोड़ दिया है। दो पार्ट है। तो इस P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके वजह से हुआ हो? ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 बोला। फर्स्ट पार्ट की वजह से और प्लस सेकेंड पार्ट की वजह से। होगा इधर का जो एक कंडक्शन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा और ये भी किया होगा। और हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसका मतलब B1 और B2 क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? बात समझ में आई? नहीं समझ में आए तो बोल देना। और अगर बाहर वाले पॉइंट पे बात करें तो सिलेंडर के याद कर जस्ट बाहर पॉइंट जो था BQ पॉइंट, हमने इसको बोला है, हमने क्या बोला है इसको? Q। तो BQ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले वाले की वजह से प्लस दूसरे वाले की वजह से होगा ना? सही है। और बाहर कितना होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड? तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सही बोला? आएगा ना? ये करवाया हुआ है बेटा आपको सिलेंडर के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट सरफेस पे या जस्ट बाहर बोलो क्या आता है। तो क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहां से हमें पता है कि B1 और B2 इक्वल है, यानी कि 2B1 इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी कि B1 क्या हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। कोई कंफ्यूजन? बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। नहीं। अब हम बात करते हैं, हमें इस पे प्रेशर लिखना है। प्रेशर लिखना है मतलब इस पे कोई फोर्स लगेगा तभी तो प्रेशर लिखेंगे। तो B1 हमें पता चल चुका है। B1 मतलब ये जो पार्ट है, B2 ये वाला सेकेंड वाले पार्ट को बता दो, ये वाला जो पार्ट है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे हम प्रेशर लिखना चाहते हैं। प्रेशर लिखने के लिए मुझे पहले फोर्स लिखना पड़ेगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई? तो अगर फोर्स की बात करें DF, मान लो अब इस इधर वाले पार्ट में भी करंट इधर पैरेलल फ्लो कर रहा है, इस वाले पार्ट में भी करंट बाहर की तरफ पैरेलल फ्लो कर रहा है। तो सोच के देख, पैरेलल के इसमें क्या करता है? कंडक्टर अट्रैक्ट करता है, यानी कि इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा। देखा था ना भाई कि दो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो I1 I2 तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में अगर करंट। तो अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक जो मैंने पार्ट ए लिया और दूसरा एक छोटा वाला पार्ट, तो ये दोनों में करंट तो सेमी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। तो एक्चुअली में दूसरा वाला पार्ट जो है, जो स्मॉलर पार्ट जो हमने जिसको कंसीडर किया है, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा अंदर की तरफ, तभी तो प्रेशर जनरेट होगा, तभी तो हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? तो वो फोर्स कितना होगा भाई? तो फोर्स हमें पता है B
आई, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें नहीं पता है, तो आई डैश बोल देते हैं। और इनटू इसका लेंथ, लेंथ कितना है भाई, तो हमने लिखवाया था, कंसीडर a strip of length L and dx, वही लिखवाया था ना, तो लेंथ क्या है L। मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। इस वाले पार्ट को ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आई डैश, इस वाले पार्ट में करंट कितना होगा, तो आई डैश आप बता सकते हो आसानी से। तो आई करंट कितने में है भाई, 2 पाई आर में। पूरे लेंथ में कितना करंट फ्लो करे बाहर की तरफ, आई, यानी कि 2 पाई आर में है आई, यूनिट में क्या हो जाएगा आई अपॉन 2 पाई आर, और इसका लेंथ लिया है dx, तो dx में क्या हो जाएगा आई अपॉन 2 पाई आर इंटू dx, है ना। और इसी को हमने क्या बोला है आई डैश, यानी कि आई डैश है आई अपॉन 2 पाई आर इंटू dx और इंटू है। बोलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिएगा तो याद आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर df, और बेटा dx इंटू एल। dx इंटू एल क्या ना होगा समझ के देख, ये जो तूने स्ट्रिप कंसीडर किया उसका एरिया है क्या, ये जो तूने dx लेंथ का स्ट्रिप कंसीडर किया था क्या उसका एरिया होगा सर, पर dx तो डेप्थ है लेंथ नहीं, कंफ्यूज हो गए। कंडक्टर ऐसा है ना, सिलेंड्रिकल है ना कंडक्टर, ये बीच में हॉलो है, करंट इसके सरफेस से फ्लो कर रहा है, तो आई जो करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सरफेस पे कर रहा है ना यार, तो ये सरफेस कितना है 2 पाई आर लेंथ, तो जो भी करंट है 2 पाई आर लेंथ के अंदर ही है ना, तो यूनिट में क्या होगा आई अपॉन 2 पाई आर, और इसी का हमने एक dx लेंथ का स्ट्रिप उठाया है ऐसे लंबा पतला, तो उसमें कितना हो जाएगा आई अपॉन 2 पाई आर इंटू dx। बोलो सही बोल रहा हूं, हाँ तो ये हो गया। अब dx इंटू एल, तो dx आपने इसका विड्थ लिया था, लेंथ एल था, ये लेंथ था, और dx इसका विड्थ था पतला सा, तो एरिया क्या हो जाएगा dx इंटू एल, तो ये बेसिकली जिस एलिमेंट पे हम फोर्स लिख रहे हैं उसी एलिमेंट का एरिया है कि नहीं, है ना, यानी कि df अपॉन dA क्या आया म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यही तो है मैग्नेटिक प्रेशर। और अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ध्यान से देखिए देखो ना बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा ना, तो बी एक्चुअली में क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, देखो है कि नहीं, है ना, तो ये चीज बेसिकली क्या है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और यही है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोल लो या प्रेशर बोल लो, यही क्या हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी। अब थोड़ा सा आप कंपेयर करो हाफ ऑफ साइलेंट और टी स्क्वायर, रिलेशन नहीं है, डी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यानी कि एप्सिलॉन नॉट नीचे होता था, तो एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट में आप ऊपर आया है, और मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता था, यानी कि म्यू नॉट ऊपर होता था तो यहाँ पे नीचे आया है, बाकी हाफ वहां भी था हाफ यहाँ भी, है ना, कुछ कुछ वैसा ही बोलो।
पहले बोल लो, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया सारा बात? हाँ चलिए छपाई कर लीजिए। और आज इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहना, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं होगा तो बाद में पता नहीं चलेगा। ठीक है। पी के नीचे क्या लिखा है? पी के नीचे क्या लिखा है? ये लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ऐसा मत पता था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी को बोलते थे जिसको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते थे। यहाँ पे वो है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रेशर, रिलेशन वैसा ही है जैसे वहां पे आया था। बाकी टॉर्क का मैंने सवाल नहीं करवाया था, टॉर्क का सवाल कुछ खास होता नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो आप खुद क्लिक कर लो, नहीं होगा तो बता देना, मैं एक दो करवा दूंगा। टॉर्क का वैसे कोई सवाल नहीं है, इस पर हम देख लेना, फॉर्मूला बेस्ड होता है। सिंबल टी के नीचे ए डीएफ है, डीएफ। कहाँ पे पूछ रहा है बेटा? अच्छा पी के नीचे प्रेशर तो लिखा है मैंने यार शॉर्ट में, ये पूछ रहा है कि ये? ओके चलिए फिर, थैंक यू।